नमस्ते। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की प्रवक्ता अंजू जांगड़ आज आपका इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल हमने लिंग पहचान का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, तो आज हम लिंग पहचान सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि लिंग पहचान के पहलू पढ़ रहे थे, तो लिंग पहचान के पहलू में अब और कौन सा पहलू है। लिंग पहचान का पहलू, अब हमारा चौथा पहलू जो आता है वो है आर्थिक पहलू। आर्थिक पहलू में सदियों से महिलाएं आर्थिक क्षेत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रख सकती थी, परंतु इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योगों की अधिकता हो गई और काफ़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल के आने लगे और काम की अधिकता के कारण पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी घरों से बाहर निकलने लगी। आर्थिक आवश्यकताओं, शिक्षा में वृद्धि, शहरीकरण का दबाव और परिवार का एकल प्रकृति के होने के कारण महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण किया और भारत में महिलाएं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में कार्यरत है। बिल्कुल, आज की जो महिलाएं हैं वो बाहर का भी और घर का दोनों से काम संभालती है। अगर औपचारिक होगा तो औपचारिक कार्य क्षेत्र में भी कार्य करेगी और अनौपचारिक क्षेत्र में भी वो क्या करेगी, कार्य करेगी। तो जैसा कि मैंने इसमें दो डायग्राम्स बना रखे हैं, उसमें एक औपचारिक क्षेत्र लिख रखा है, सेकेंड तरफ मैंने अनौपचारिक क्षेत्र लिख रखा है। तो औपचारिक क्षेत्र में आता है आपका स्कूल, बैंक, कॉलेज, अस्पताल, औद्योगिक भवन इत्यादि। और अनौपचारिक क्षेत्र की बात करते हैं तो कृषि कार्य, मकान बनाने, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि। तो महिलाओं की असमानता से संबंधित सबसे बड़ी बाधा के रूप में उनकी वर्तमान स्थिति के लिए जो जिम्मेदार जो कारक है वह एक कारक आर्थिक निर्भरता भी है। तो औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने के अतिरिक्त अधिकतर महिलाएं अपने परंपरागत घरेलू कार्यों में लगी रहती है, जिसके काम के लिए उन्हें कोई नगद मूल्य या वेतन नहीं मिलता है। पुरुष ही घर से बाहर जाकर वेतन या धन कमा कर लाता है और परिवार की आय का मुख्य स्रोत बना रहता है, लेकिन महिला घर के काम करने के बावजूद भी कोई आर्थिक मूल्य अर्जित नहीं कर पाती है। जबकि सच तो यह है कि घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर ही पुरुष बाहर जाकर अपनी योग्यता, श्रम के आधार पर नगद धन या वेतन प्राप्त कर सकता है। यदि महिला भी घर से बाहर काम करना शुरू करती है तो उस स्थिति में भी दो ही विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प, महिला घर से बाहर जाकर नौकरी करे और पुरुष घर का घरेलू काम करे। दूसरा विकल्प यह है कि घर के काम की जिम्मेदारी किसी नौकर के सहारे छोड़कर दोनों ही बाहर जाकर धन अर्जित करे। तो वर्तमान समय में शहरों में यही दूसरे विकल्प की प्रवृत्ति पाई जा रही है तथा महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है। तो अगर हम आज आर्थिक पहलू की बात करते हैं तो बिल्कुल मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि आज महिला की असमानता का जो सबसे अधिक बड़ा कारक है वो आर्थिक पहलू का है। अगर हम सारे कारकों को मिलाकर देखते हैं तो आर्थिक पहलू का कारक बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर देखते हैं महिला घर का काम करती है तब भी उसे कोई आर्थिक मूल्य नहीं दिया जाता है, और यदि यही कार्य पुरुष तो बाहर जाकर करता है और अगर महिला खुद कार्य करना चाहे बाहर, तो वो घर का काम भी करती है, उसके बाद में प्लस बाहर का काम भी अपना संभालती है। तो ये जिम्मेदारी दोनों की है, पुरुष और महिला दोनों की है। अगर पुरुष बाहर जाके कमाता है तो वो घर का कोई काम नहीं करता है। अगर इसी तरह अगर महिला बाहर का काम करती है तो महिला और पुरुष दोनों को मिलकर अपने कार्य को सही करना पड़ेगा, जिससे आर्थिक पहलू के कारक को हम लोग हटा सके। आगे हम बात करते हैं लिंग पहचान का निर्माण किस तरीके से होता है, जिसमें मेरा पहला पॉइंट है सामाजिक स्थिति में लिंग पहचान। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, इसलिए स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। लड़कों की पहचान घर का वंश बढ़ाने वाला, घर का चिराग आदि के रूप में होती है, और वही लड़कियों के जन्म पर घर में कोई खुशी नहीं मनाई जाती है, उन्हें घर संभालने वाली के रूप में पहचाना जाता है।
तो इस समाज की स्थिति को लिंग भेद बहुत प्रभावित करता है। वर्तमान में दोनों के मध्य समानता लाने के लिए सरकार ने योजनाएं चलाई है, जिनसे स्त्रियों के अलग बजट फॉर्म में पिता के साथ माता का नाम को भी सम्मिलित करना इत्यादि है। बिल्कुल एक हमारी सामाजिक स्थिति ऐसी बन गई है कि घर का वंश केवल लड़का ही चला सकता है, लड़की नहीं चला सकती है। लड़का होने पर हम लोग देते हैं कि फंक्शन किए जाते हैं, लड़की होने पर घर का माहौल गमगीन हो जाता है। आगे हम बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था में लिंग पहचान। लोग कई देवी देवताओं को अपना इष्टतम भगवान मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, और इसमें देवताओं के साथ साथ कई लोग देवियों को अपना इष्टतम भगवान मानते हैं। किंतु जब बात उनके ऊपर आती है तो कई धार्मिक जो कई पूजा पाठ से वह स्त्रियों को वंचित रखते हैं। लोग उन्हें अशुद्ध या अछूत मानते हैं, किंतु वर्तमान में लोगों का दृष्टिकोण बदला है। स्त्रियां ऐसे धार्मिक कार्य जैसे वेद पाठ करना, भागवत कहना आदि करना स्त्रियों के लिए वर्जित था, लेकिन उनका संपादन कर रही है। धार्मिक व्यवस्था में हमारे काफ़ी चेंजेस आए हैं। जो कार्य पहले पुरुष करते थे वो आजकल महिलाएं भी करने लगी है, जिससे कि धार्मिक व्यवस्था में महिलाओं की लिंग पहचान उत्पन्न हुई है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में लिंग पहचान। शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही बालक और बालिका में एक पर्याप्त भेद देखा जाता था, किंतु वर्तमान में इन परिस्थितियों में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। शिक्षा में लिंग का ध्यान रखा जाता है। सरकार बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था कर रही है। उनकी रुचियों के लिए पाठ्यगामी क्रियाएं, पाठ्यचर्या आदि पर विशेष ध्यान दे रही है। आगे हम बात करते हैं परिधान के आधार पर लिंग पहचान। परिधान समाज में प्राय लिंग की पहचान उनके परिधान के आधार पर की जाती है। बिल्कुल लड़कों का पहनावा अलग होता है, लड़कियों का पहनावा आजकल अलग हो रहा है। जैसे कि आदमियों को तो हमेशा पैंट शर्ट धोती कुर्ते आदि पहनते हैं और लड़कियां साड़ी सलवार सूट पहनती है। लेकिन अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूँ तो लड़कियां भी टी शर्ट और जीन्स वगैरह पहनने लग गई है। आगे हम बात करते हैं शारीरिक संरचना के आधार पर लिंग पहचान। लिंग की पहचान शारीरिक संरचना के आधार पर भी की जा सकती है। स्त्री एवं पुरुष दोनों की शारीरिक संरचनाएं एक दूसरे से भिन्न होती है। अगर स्वाभाविक रूप में दोनों में भिन्नता पाई जाती है, स्त्रियों में कोमलता और पुरुषों में अधिक पाई जाती है। स्त्रियों में हमेशा कोमलता देखने को मिलती है और पुरुषों में हमेशा कोमलता नहीं देखने को मिलती है। शारीरिक संरचना की बात के आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रोजगार व्यवस्था के आधार पर लिंग पहचान। लिंग के आधार पर रोजगार का निर्धारण किया जाता है। लोगों का मानना है कि जहां विद्यालय, बैंक आदि जगह लड़कियों की नौकरी के लिए उपयुक्त है, वही कठिन व्यवसाय, फौज आदि जगहों पर नौकरी करने के लिए लड़कों को उपयुक्त माना जाता है। तो इस प्रकार रोजगार के अनुसार भी लिंग की पहचान की जा सकती है। विद्यालय, बैंक आदि में अगर लड़कियों की नौकरी को हम उचित देखते तो कठिन जो व्यवसाय होते हैं, फौज का जो काम होता है वो ज़्यादातर कौन करते हैं, लड़के ही करते हैं। आगे आता है वर्ग विभाजन के आधार पर लिंग पहचान। समाज में जब किसी भी कार्य हेतु वर्ग विभाजन की आवश्यकता होती है तो लिंग का उल्लेख आवश्यक रूप से देखने को मिलता है। जैसे विद्यालय में आयोजित होने वाले कुछ कार्यक्रम एवं गतिविधियां छात्र एवं छात्रा दोनों के लिए होती है, किंतु कुछ का विभाजन छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग होता है। तो इस प्रकार की गतिविधियों या कार्यक्रमों के आधार पर लिंग की पहचान की जा सकती है। मतलब देखते हैं कि विद्यालय में कुछ का जो बच्चों की जो गतिविधियाँ होती है उसके अंतर्गत लड़कों को एक अलग कुछ छात्राओं को कुछ अलग दिया जाता है और छात्रों का विभाजन कुछ अलग तरीके से किया जाता है, क्योंकि वर्ग विभाजन इस तरीके से किया जाता है जिससे लिंग पहचान बनती है। योजनाओं के द्वारा लिंग पहचान। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जो लिंग के आधार पर बनाई जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार ने सन 2005 से लेकर 2006 एक पूरा जेंडर बजट अलग से प्रस्तुत किया था, जिसमें केवल स्त्रियों से संबंधित योजनाओं का ही क्या था, उल्लेख था। वर्तमान में सरकार स्त्री एवं पुरुष दोनों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं का समावेश अपने बजट से करती है। आगे हम बात करते हैं आरक्षण द्वारा लिंग पहचान। बिल्कुल आरक्षण में भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत लिंग को लेकर काफ़ी रहता है। तो समाज के अनेक क्षेत्रों में पुरुष वर्ग का अधिकार है,
वह महिलाओं की पहुंच नहीं हो पाती है। वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान देते हुए कुछ पदों को उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिसमें महिलाओं को भी सम्मान अनुभव हो सके। महिलाएं अपने आप को समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने तथा वे खुद स्वयं भी अनुभव करें कि समाज में उनकी अहम भूमिका है। आरक्षण का निर्धारण लिंग के आधार पर जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनके आधार पर किया जाता है। तो सरकार ने किसी भी आरक्षण में हम लोग देख ले, कुछ संविधान में देख ले या हम संसद में देख ले, तो सरकार ने स्त्रियों के लिए अलग से सीटें कर दी गई है, जिससे वह अपनी पहचान बना सके और वे अपने आप को समाज से जुड़ा हुआ माने और यह अनुभव कर सके कि समाज में भी उनकी बहुत अहम भूमिका है। विकास के माध्यम से लिंग पहचान। तो सामान्यतः समाज में विकास की योजनाएं लिंग के आधार पर बनाई गई है। जैसे वर्तमान में बालिका उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है, जिनका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बालकों एवं पुरुषों के समान बालिकाओं एवं स्त्रियों का स्थान प्रदान कराना है। तो ये तो थी लिंग पहचान का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो सब चीज़ें हमने देखी। सामाजिक स्थिति, धार्मिक व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में, परिधान के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी है कि किस पे क्या क्या आता है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर इन सब चीज़ों को देखते हैं हम लोग, तो समाज एक पुरुष प्रधान देश है और उसी पुरुष प्रधान देश में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे औरतें भी अपने लिंग पहचान का निर्माण कर रही है, जिससे कि उनकी भी पहचान या उनकी भी अस्मिता पहचानी जा सके। अब हम बात करते हैं आगे लैंगिक पहचान या अस्मिता के संकट के कारण। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण लैंगिक पहचान या अस्मिता का एक संकट बना हुआ है? जैसे कि एक नॉर्मल सा डायग्राम मैंने बनाया है जिससे कि आप लोगों को कुछ समझ में आए। तो जैसे लैंगिक भेदभाव किस अकॉर्डिंग किया जाता है? जन्म पूर्व और जन्म पश्चात। तो जन्म पूर्व कैसे होता है? लिंग की जांच करके, लड़का उत्पन्न करने का दबाव और बालिका की भ्रूण हत्या। और जन्म के पश्चात, कन्या के जन्म के पश्चात नीरस वातावरण में उत्सव आदि का आयोजन न करना, कन्या शिशु हत्या, बालिकाओं को सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि क्रियाओं में अधिक महत्व न देना, असुरक्षित वातावरण, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन न मिलना। बिल्कुल, अगर हम एक बात करते हैं लड़की की, तो हम ये देखते हैं कि उनकी लैंगिक पहचान जन्म से पूर्व भी खतरे में रही है और जन्म के पश्चात भी खतरे में रही है। अगर वो जन्म नहीं लेती हैं तो उससे पहले उनके लिंग की जांच कर ली जाती है। लड़का उत्पन्न करने का दबाव एक महिला पर इस तरीके से डाला जाता है जिससे कि जन्म से पूर्व ही वह कन्या भ्रूण हत्या पर भी पहुंच जाती है और बालिका की भ्रूण हत्या। जन्म के पश्चात हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो लड़की हो जाती है तो उस घर का माहौल इस तरीके का हो जाता है कि नीरस वातावरण हो जाता है। बिल्कुल, कन्या शिशु हत्या हमने देखी है। बालिकाओं को किसी भी पक्ष में या किसी भी पहलू के अंतर क्रियाओं में अधिक महत्व न देना, असुरक्षित वातावरण होता है, समान कार्य के लिए समान वेतन न मिलना। तो उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात यह ज्ञात कर सकती हूँ मैं कि समाज की समस्त क्रियाएं, परंपराएं, रीति रिवाज आदि का निर्धारण स्त्री पुरुष के आधार पर ही किया जाता है। अतः यह कहना कदापि गलत न होगा कि समाज में लिंग पहचान का आधार उनका पहनावा, शारीरिक संरचना और योजनाएं सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। इस कारण लिंग पहचान समाज को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में प्रभावित करती है। अगर एक महिला को अपनी लिंग पहचान बनानी है तो उसे जो भी लिंग पहचान का निर्माण करने के लिए जितने भी बंधनों को तोड़ना पड़े तो वह तोड़े और अपनी लैंगिक पहचान और अस्मिता के लिए वे खड़ी हों,
मैंने कल भी आप वाले वीडियो में आपको यही बताया था कि औरत अपनी पहचान खुद बना सकती है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। औरत कमज़ोर नहीं है, अगर वह अपनी ठाने तो लैंगिक पहचान या अस्मिता के संकटों के कारणों को दूर करके अपनी पहचान खुद बना सकती है।